हाँ, मैं डॉक्टर संजीव साहू। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, स्पेसेस इन एनोरेक्टल रीजन। जैसा कि हम जानते हैं, इंटरस्फिंक्टिक स्पेस, इस्चियनल स्पेस, पेरियनल स्पेस, सुप्रालिवेटर स्पेस, इस टाइप की स्पेसेस जो होते हैं एनल कैनाल के आसपास और एनल कैनाल के ऊपर जो रेक्टम होती है उसके आसपास होते हैं। इन स्पेसेस का इम्पोर्टेंस तब आता है जब हम फिस्टुला इन एनो या पेरियनल एब्सेस या इस तरह के जो एनल कैनाल के आसपास के एब्सेस होते हैं, जब इनके ट्रीटमेंट के बारे में हम प्लान करते हैं। जैसा कि हम आपको एक फिस्टुलोग्राम रिपोर्ट दिखा रहे हैं, यहाँ पे हम 2 फिस्टुलोग्राम रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। और आप कभी भी जब एमआरआई फिस्टुलोग्राम रिपोर्ट कराएंगे तो ये इन स्पेसेस का वर्णन 100% होगा ही होगा, क्योंकि जो फिस्टुला ट्रैक होगा वो या तो पेरिनल स्पेस में होगा, या इस्चियनल स्पेस में होगा, या इंटरस्फिंक्टिक स्पेस में होगा, या सबम्यूकोजल स्पेस में होगा, या सुप्रालिवेटर स्पेस में होगा ही होगा। तो कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो कई बार हम लोग एमआरआई रिपोर्ट में देखते हैं, तो कई बार हो सकता है कि ना समझ में आए कि इसका क्या मतलब है। तो जब आप इन स्पेसेस का आपको जब इसका नॉलेज हो जाएगा तो आप विश्वास करिए कोई भी ऐसा फिस्टुला नहीं होगा जिसको आप सही से मैनेज ना कर पाएँ। तो यहाँ पे 2 एमआरआई हम आपको शेयर कर रहे हैं। पहले में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है T2 हाइपर इंटेंस राइट पोस्टीरियर पेरिनल फिस्टुला इज सीन इन इंटरस्फिंक्टिक प्लेन। यहाँ पे एक वर्ड है इंटरस्फिंक्टिक प्लेन, जिसको ब्लू कलर से मैंने शेड किया है। फिर यहाँ पे चौथी लाइन में फिर पढ़िएगा पेरिएनल कलेक्शन। तो पेरिएनल क्या होता है, इंटरस्फिंक्टिक प्लेन क्या होता है। दूसरी एमआरआई है यहाँ पे ग्रेड 5 का फिस्टुला है, क्योंकि हमें पता है ग्रेड 5 का फिस्टुला क्या होता है। जब पेरिएनल स्किन पे उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, फिर वो पेरियनल स्पेस से होते हुए इस्चियनल स्पेस में जाता है। इस्चियनल स्पेस में इस लिवेटर यानी मसल को पियर्स करके जब उसकी इंटरनल ओपनिंग या तो रेक्टम में होगी या तो इंटरनल ओपनिंग डेंटेट लाइन पे होगी। जब डेंटेट लाइन पे होगी तो वो होगा सुप्राइन्फ्लेटिक फिस्टुला, और जब रेक्टम में होगी तो उसको हम एक्स्ट्रा इंफ्लेटिक, जिसमें हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने पार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ फिस्टुला पढ़ा था। तो यहाँ पे एक और है जहाँ पे मैंने ब्लू कलर से लिखा है, इसमें आप देखेगा एक जगह यहाँ पे इंटरस्फिंक्टिक प्लेन लिखा हुआ है विथ सुप्रालिवेटर एक्सटेंशन, और लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है प्री कॉक्सिजियल रीजन। तो प्री कॉक्सिजियल रीजन क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर हम जो है इतने स्पेसेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे इंटरस्फिंक्टिक स्पेस, या इसी को इंटरस्फिंक्टिक स्पेस कहते हैं, या इसी को इंटरस्फिंक्टिक प्लेन कहते हैं। तो यहाँ पे हम 8 स्पेसेस पढ़ने वाले हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे इंटरस्फिंक्टिक स्पेस, द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर। इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम इंटरस्फिंक्टिक प्लेन स्पेस कहते हैं या प्लेन कहते हैं। तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर से शो किया गया है, पहले मैं आपको इसका पूरा बता दूं, मैंने इसमें पिक्चराइजेशन क्या किया है। ये हमारा रेक्टम है, यहाँ पे जो सबसे ऊपर है वो हमारी रेक्टम है, ये हमारा रेक्टम है। यहाँ पे जो ये है ये पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं, जिसको हम लिवेटर एनई मसल कहते हैं। लिवेटर एनई मसल रेक्टम से जब हम नीचे आते हैं तो हम एनल कैनाल जानते हैं, एनल कैनाल होती है। एनल कैनाल के बाहर जो सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है जो ग्रीन कलर से है वो इंटरनल स्फिंक्टर्स, उसके बाद ब्लू कलर से है ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स। एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स के बाद वाला जो स्पेस है वो इस्चियनल स्पेस है। इसके बाद हमने यहाँ पे रेड कलर से डॉट डॉट लगा रखा है, ये आपका है ऑपरेटर इंटरनस मसल। फिर यहाँ पे ये जो हमने दिखाया ये इस्चियोप्यूबिक राइमस है, और यहाँ पे इस्चियल ट्यूबरोसिटीज है। फिर ये जो है ये पेरिनल स्किन है। अब इसका हम ये आपका है, इसको हम बोलते हैं कोरोनल सेक्शन, इसको हम बोलते हैं कोरोनल सेक्शन, और यहाँ पे हमने इसका सजाइटल सेक्शन कर रखा है। यहाँ पे ये सजाइटल सेक्शन, सजाइटल सेक्शन में हम देख रहे हैं यहाँ पे बैकबोन है, यानी यहाँ पे S3 S4 सैक्रम का केवल S3 S4 और S5 सेगमेंट लिया हमने, और कॉकेक्स, क्योंकि हमें पता है हमारी जो रेक्टम होती है वो शुरुआत कहाँ से होती है, रेक्टम जो होती है वो शुरू होती है S3 से और एंड होती है आपके टिप ऑफ द कॉकेक्स तक। तो ये हमारी रेक्टम है। रेक्टम के पीछे ये वाला जो इसके पोस्टीरियर साइड में और सैक्रम के आगे यानी इसके एंटीरियर साइड में जो ये स्पेस होता है इसको हम प्री सैक्रल स्पेस कहते हैं। फिर उसके बाद ये एनल कैनाल है, यहाँ पे हम लिवेटर, ये हमारा जो है पेल्विक फ्लोर मसल्स है, यहाँ पे हमने यूरिनरी ब्लैडर शो कर रखा है, और यहाँ पे प्रोस्टेट है। तो इस पिक्चर के माध्यम से ये सारे स्पेसेस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर इज कॉल्ड एट इंटरस्फिंक्टिक स्पेस। और जो ये स्पेस होता है इसकी जो डायमीटर अगर हम बात करें कितना चौड़ा होगा, तो ये लगभग 1 सेंटीमीटर से लेके ये 2.5 सेंटीमीटर तक, यानी 1 सेंटीमीटर टू 2.5 सेंटीमीटर तक इसके बीच में स्पेस होता है। कई बार जब आप इंटरस्फिंक्टिक एब्सेस पढ़ेंगे, जब आप हॉर्सो शेप टाइप का जब एब्सेस पढ़ेंगे तो आप देखेगा जो उसमें उसकी विड्थ होती है, चौड़ाई होती है जो एब्सेस की, वो ज़्यादातर आपको 2.5 सेंटीमीटर तक ही मिलेगी। कई एमआरआई हमने शेयर किए और शेयर करेंगे भी, आपको दिखाएंगे
इंटरनल स्फिंक्टर एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बीच में जो स्पेस होता है उसको इंटरस्फिंक्टिक प्लेन या स्पेस कहते हैं। इसके बीच में जो गैप होता है उसकी जो डिस्टेंस होती है वो 1 सेंटीमीटर से लेकर 2.5 सेंटीमीटर तक होती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब आता है ये जो ग्रीन कलर है, फिर हमने दूसरा लिखा है यहाँ पे इश्योएनल या इश्योरेक्टल स्पेस इसको बोलते हैं। पहले इसको इश्योरेक्टल कहा जाता था, लेकिन अब जो बुक्स में इसका वर्णन आता है वो इश्योएनल है। तो इश्योएनल कहाँ होता है? इश्योएनल जो होता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बाहर, ये वाला जो स्पेस है एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बाहर वाला जो ये स्पेस होता है वो होता है आपका इश्योएनल स्पेस। अब इश्योएनल स्पेस की अगर हम बाउंड्री देखें, इसकी हम बाउंड्री देखें तो सुपीरियरली हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, लिवेटर एनल मसल है। और इसके मीडियली अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। इसके लेटरली अगर हम देखें, इस साइड देखें तो यहाँ पे इश्योपिग्रामस, यहाँ पे या हम इसको ऑब्टरेटर इंटरनस मसल की फैशिया कह सकते हैं, यहाँ पे ये वाले जो लाल लाल दिखा रहे हैं। अब नीचे की तरफ ये हो गया इसका मीडियल बॉर्डर, ये हो गया इसका लेटरल बॉर्डर, ये हो गया इसका सुपीरियर बॉर्डर और ये होगा इसका इंफीरियर बॉर्डर। तो इंफीरियर बॉर्डर जो होता है वो पेरिनल स्किन या पेरिनल फैशिया, क्योंकि पेरिनल फैशिया और पेरिनल स्किन के बीच में अभी एक स्पेस हम और पढ़ने वाले हैं, पेरिनल स्पेस। तो ये इसका अब इश्योएनल स्पेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इश्योएनल स्पेस में हमने इसके पहले भी पढ़ा था। इस इश्योएनल स्पेस में पुडेंडल हम लोगों ने पढ़ा था, पुडेंडल कैनाल एक होती है यहाँ पे इस एरिया में। इसी पुडेंडल कैनाल से एक नर्व निकलती है जिसको हम बोलते हैं इंफीरियर रेक्टल नर्व, जो कि एनल कैनाल को सप्लाई करती है इस एरिया में, मतलब जो एनल ट्रायंगल होता है उसमें सप्लाई करती है। यहाँ से 3 नर्व निकलती, स्पेशली जो होता है पुडेंडल नर्व जो होती है वो आगे 3 ब्रांच बनती है। एक जो होती है वो इस एरिया को सप्लाई करती है, 2 नर्व यहाँ से निकल के यूरोजेनाइटल सिस्टम में चले जाती है। तो यहाँ पे एक नर्व होती है जिसे हम पुडेंडल नर्व बोलते हैं। यहाँ पे एक आर्टरी होती है जिसको हम इंटरनल पुडेंडल आर्टरी और इंटरनल पुडेंडल वेन, यहाँ पे 3 चीजें निकलती हैं। तो इस स्पेस में क्या, इसके कंटेंट की बात करें हम, अगर इस चैनल स्पेस के कंटेंट की बात करें तो यहाँ पे एक नर्व होगी, एक इसमें आर्टरी होगी और एक वेन होगा। इसमें एक और स्पेशल चीज होती है, इसमें होते हैं फैट के टिश्यूज। इसमें फैटी टिश्यूज होते हैं, इसमें जो फैटी टिश्यूज होते हैं उसके कंपैरिजन में भी हम पेरिनल वाले जब फैटी टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे तो हम आपको इसका कंपैरेटिव बताएंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। और एक चीज यहाँ पे खास बात है, जो इश्योएनल स्पेस होता है इसमें ब्लड की सप्लाई बहुत कम होती है। ये बहुत ही कम इसमें ब्लड सप्लाई होने की वजह से जो एब्सेस डेवलपमेंट के चांसेस होते हैं वो आपके इश्योएनल स्पेस में बहुत ज्यादा होते हैं, बिकॉज इट इज द लेस वेस्कुलर पार्ट ऑफ द एनल कैनाल के आसपास का जो स्ट्रक्चर होता है। तो बिकॉज ऑफ लेस सप्लाई ऑफ द ब्लड या लेस वेस्कुलरिटी इन दिस एरिया, देयर इज अ ग्रेटर चांस ऑफ द infection and there is a greater chance of formation of the abscess। फिर उसके बाद आता है पेरिनल स्पेस। व्हाट इज द पेरिनल स्पेस? इस स्पेस के बारे में बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे इसमें हम आपको दिखाएंगे, ये हमारा था इश्योएनल स्पेस, ये हमारा था इश्योएनल स्पेस। अब ये यहाँ पे ये है हिल्टल लाइन, देखिए ये है एनल कैनाल। एनल कैनाल से जब 1.5 सेंटीमीटर जब आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलती है क्या, डेंटेट लाइन। डेंटेट लाइन से नीचे जब 1.5 सेंटीमीटर से आप जब नीचे आते हैं तो आपको मिलती है क्या है, हिल्टल लाइन। हिल्टल लाइन जहां पे होती है वहीं से एक लाइन अगर हम यहाँ से खींचे और इशियल ट्यूबरोसिटी तक ले जाएं तो इस लाइन को हम बोलते हैं पेरिनल फैशिया। तो पेरिनल फैशिया क्या करती है, इश्योएनल फोसा से या इश्योएनल स्पेस से इसको क्या करती है, इसको यहाँ से 2 भागों में डिवाइड कर देती है। ये नीचे वाला हिस्सा जो है वो पेरिनल स्पेस कहलाएगा। तो ये पेरिनल स्पेस कहाँ पे होता है, बिटवीन पेरिनल फैशिया टू पेरिनल स्किन। तो पेरिनल स्किन और पेरिनल फैशिया के बीच में जो स्पेस होता है इसको हम बोलते हैं पेरिनल स्पेस। अब इसमें क्या खास बात होती है, और अगर हम इधर देखें थोड़ा सा तो जहाँ पे हमने पहले भी पढ़ा था कि हमारा जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है इसमें 3 पार्ट होते हैं। एक होता है सबक्यूटेनियस कंपोनेंट, एक होता है सुपरफिशियल कंपोनेंट और एक होता है डीप कंपोनेंट। डीप कंपोनेंट तो चला जाता है आपके जो लिवेटर नहीं मसल की प्यूबोरेटलिस मसल होती है उससे मर्ज हो जाता है, लेकिन इसका जो मिडिल वाला होता है जिसको हम सुपरफिशियल बोलते हैं, ये आगे पीछे, इधर पीछे कॉकिक्स के थ्रू, इधर पीछे ये कॉकिक्स से जुड़ जाता है और आगे पेरिनियल बॉडी से जुड़ जाता है। लेकिन जो इसका नीचे वाला सबक्यूटेनियस पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है, ये जो होता है ये हिल्टल लाइन के जस्ट मतलब वहीं से शुरू होता है।
और ये जो स्पेस, ये वाला जो पार्ट होता है वो आपका पेरिनल स्पेस में ही होता है। तो इसका इंपॉर्टेंस, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, जो एक्सटर्नल पाइल्स हमें बनते हैं, जिसको हम एक्सटर्नल हेमोरॉइड करते हैं, वो यहीं पे होता है, इस वाले एरिया में होता है। एक्सटर्नल पाइल्स आपका इस एरिया में होता है। और अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे कुछ फैटी टिश्यूज पढ़े थे, यहाँ इस्चियोएनल फोसा में या इस्चियोएनल स्पेस में, यहाँ पे कुछ फैटी टिश्यूज होते हैं, लेकिन यहाँ के जो फैटी टिश्यूज होते हैं वो बहुत ही कंडेंस होते हैं, बहुत ही आपस में चिपके होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस इनके बीच में नहीं होता है, बहुत ही आपस में बिल्कुल कंपैक्ट होते हैं, बिल्कुल चिपके होते हैं, इनमें स्पेस नहीं होता और यहाँ पे स्पेस होता है। अब क्या होता है, तो एक डिफरेंस क्या हमें मिला कि इस्चियोएनल स्पेस में जो फैटी टिश्यूज होंगे उनके बीच में काफ़ी स्पेस होगा, लेकिन जो पेरिनल स्पेस में जो फैटी टिश्यूज होंगे उनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है। इसका साइड इफेक्ट क्या हमें मिलता है, अगर मान लेते हैं एक पेशेंट हमारे पास आया, एक पेशेंट को यहाँ पे एब्सेस बना, कहाँ बना, पेरिनल स्पेस में बना, और वही एक पेशेंट और हमारे पास आया, सेम साइज का, दोनों का साइज देखिए हम सेम बना रहे हैं, उसको एब्सेस हुआ इस्चियोएनल स्पेस में या इस्चियोरेक्टल स्पेस में। तो जो इस स्पेस में यानी पेरिनल स्पेस में जो एब्सेस बनेगा, उस पेशेंट को बहुत ही सीवियर पेन होगा, बहुत ही सीवियर, मतलब इतना ज़्यादा पेन होगा पेशेंट बैठ नहीं पाएगा, पेशेंट बहुत मतलब बहुत एंजाइटिक कंडीशन में होगा, बहुत ज़्यादा परेशान होगा, बैठेगा नहीं, डॉक्टर साहब हमें बचा लीजिए, इस तरह के उसके जो है एक्सप्रेशन होते हैं जब उसका एब्सेस कहाँ पे होगा, पेरिनल स्पेस में होगा। लेकिन वही सेम साइज का एब्सेस अगर इस्चियोएनल फोसा में आएगा दूसरा पेशेंट, तो डॉक्टर साहब कहेगा, डॉक्टर साहब बस हल्का हल्का फील हो रहा है कि कुछ अंदर हमें भारी भारी सा लग रहा है, थोड़ा सा फीवर लग रहा है, लेकिन पेशेंट इतना पेन नहीं बताएगा। क्यों, दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे अभी हमने देखा कि फैटी टिश्यूज के बीच में स्पेस नहीं था, और यहाँ पे हमने देखा फैटी टिश्यूज के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा था। तो मान लेते हैं एक रूम है, एक रूम सेम साइज के दो रूम है, एक में 50 आदमी है, एक में 100 आदमी है। अब हम एक आदमी को हमें और इंटर कराना है, तो जो नया आदमी जाएगा उसको सब ज्यादा रेजिस्टेंस कहाँ फील होगा, जिसमें ज्यादा पर्सन होंगे, जहाँ पे स्पेस बहुत कम होगा। तो बिकॉज ऑफ देयर इज लेस स्पेस, जब यहाँ पे एब्सेस अपना साइज बढ़ाएगा तो वो क्या करेगा, यहाँ की कोशिकाओं पे दबाव पैदा करेगा, बिकॉज ऑफ प्रेशर। यहाँ पे जो होती हैं, जो यहाँ पे नर्व होती हैं, हमने पढ़ा था, जो आपका इंफीरियर रेक्टल नर्व होती है, इंफीरियर रेक्टल नर्व की 3 ब्रांचेस थी, एक थी उसकी जो है सेंसरी ब्रांच, जो कि इस पेरिएनल स्किन को सप्लाई कर रही थी, एक उसकी मोटर ब्रांच थी जो कि एक्सटर्नल स्फिंक्टर को सप्लाई कर रही थी। तो जो इसकी सेंसरी ब्रांच थी वो बहुत पेनफुल होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेंसरी नर्व होने की वजह से ये एरिया कुछ ज़्यादा ही पेनफुल होता है, और पहला तो नर्व, दूसरा यहाँ पे स्पेस बहुत कम होता है। तो जब स्पेस ही नहीं होगा, तो जब एब्सेस अपना साइज बढ़ाएगा तो आसपास की कोशिकाओं पे दबाव उत्पन्न करेगा, जब दबाव होगा तो पेशेंट को इन द फॉर्म ऑफ पेन हमें प्रेजेंट करेगा। तो सेम पेन यहाँ पे उतना पेन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक तो स्पेस ज़्यादा है, एब्सेस को फैलने का टाइम मिल जाता है, पहला डिफरेंस ये है। दूसरा, अगर पेरिनल स्पेस में एब्सेस होगा तो आप जब यहाँ पे पैल्पेशन करेंगे, जब उसका इंस्पेक्शन करेंगे, जब उसको हम जांच करेंगे, जब हम यहाँ पे पैल्पेट करेंगे तो हमें यहाँ पे पेरिनल स्किन पे इंड्यूरेशन फील होगा, और एक क्लियर कट बाउंड्री फील होगी, हमें यहाँ पे फील होगा कि हाँ इस पेशेंट को जो है इस एरिया में इंड्यूरेशन है, यहाँ पे बहुत हार्डनेस है। अगर हमें हार्डनेस फील हो रही है बाहर की तरफ से, तो मोस्ट प्रोबेबली जो एब्सेस होगा वो पेरिनल स्पेस में होगा, लेकिन अगर यही एब्सेस इस स्पेस में होगा तो आपको बाहर से टच करने पे फील नहीं होगा। तो ये कुछ क्लिनिकल मतलब प्रेजेंटेशन होता है इस एरिया में, अगर इस तरह के एब्सेस मतलब चीजें निकल के आती हैं। फिर उसके बाद आता है सुप्रालिवेटर स्पेस। सुप्रालिवेटर स्पेस नाम से ही है, सुप्रा मीन्स ऊपर, यानी ये क्या है, लिवेटर इनई मसल। तो लिवेटर इनई मसल के ऊपर वाला जो स्पेस होता है आइदर साइड ऑफ द रेक्टम, रेक्टम के दोनों तरफ, ये वाला एरिया, ये राइट और ये लेफ्ट, उसको हम बोलते हैं सुप्रालिवेटर स्पेस। इस स्पेस को हम बोलते हैं सुप्रालिवेटर स्पेस। तो सुप्रालिवेटर स्पेस कहाँ पे होता है, अभी हम यहाँ से देख लेंगे या यहीं से देख लेते हैं। सुप्रालिवेटर स्पेस की अगर हम बाउंड्री की बात करें तो ये हमारा है सुप्रालिवेटर स्पेस, ये वाला एरिया, ये एरिया हमारा सुप्रालिवेटर स्पेस है। तो अगर हम सुप्रालिवेटर स्पेस की बाउंड्री की बात करें तो मीडियल साइड में हमें क्या मिल रहा है, रेक्टल वॉल, यानी जो हमारी रेक्टम है ये मीडियल साइड, कल हमने पढ़ाया था जब हम लोग फिस्टुला ट्रैक पढ़ा रहे थे, ये वाला एरिया जो होता है अगर टुवर्ड्स द एनल कैनाल या रेक्टम आएगा तो मीडियल होगा,
अवे फ्रॉम एनल कैनाल जाएगा तो लेटरल होगा। अगर एनल कैनाल में ऊपर की तरफ कोई चीज जाएगी तो वो होगा सुपीरियर। एनल कैनाल में नीचे यानी एनलवर्स की तरफ कोई चीज जाएगी तो वो होगा इंफीरियर। और अगर हम यहाँ पे पोस्टीरियर की बात करें तो ये अगर कोई चीज कॉकिक्स की तरफ जाएगी तो वो होगी पोस्टीरियर, और कोई भी चीज अगर आपके जेनाइटल ऑर्गन की तरफ जाएगा तो वो होगा एंटीरियर। तो यहाँ पे इसका जो सुपीरियर बाउंड्री हो रही है वो है आपका पेरिटोनियम। ऊपर की तरफ क्या है? पेरिटोनियम। लेटरल साइड में क्या है? इसमें पेल्विक वॉल है, जो पेल्विस होती है उसकी वॉल्स है। इसकी जो इंफीरियर बाउंड्री है वो है क्या है? लिवेटर एनाई मसल। और इसकी जो मीडियल बाउंड्री है वो क्या है? आपकी रेक्टम। तो ये चार स्पेसेस अभी तक हमने पढ़े, जो कि क्लिनिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप फिस्टुला का ट्रीटमेंट करेंगे आप देखिएगा, आपको अगर ग्रेड 1 का फिस्टुला होगा तो उसमें सिर्फ इंटरस्फिंक्टिक प्लेन लिख के आएगा। ग्रेड 2 का फिस्टुला होगा तो ग्रेड 3 का फिस्टुला होगा तो वहां पे इस्चियोनल स्पेस में वो ट्रैक जा रहा होगा। अगर ग्रेड 5 का फिस्टुला होगा तो सुप्रालिवेटर स्पेस में जा रहा होगा। अब आता है दो स्पेस, हम यहाँ पे एक स्पेस हम पढ़ते हैं, सब म्यूकोजल स्पेस। ये बहुत बड़ा स्पेस नहीं होता, फिर भी मुझे लगता है थोड़ा सा आपको बताना जरूरी है। सब म्यूकोजल स्पेस का क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है। तो द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द म्यूकोजा मेम्ब्रेन एंड द इंटरनल स्फिंक्टर, ये इंटरनल स्फिंक्टर और एनल कैनाल की जो ये वॉल होती है इसके बीच में जो स्पेस होता है उसको हम सब म्यूकोजल स्पेस। सब म्यूकोजा से हमें पता ही है, सब मीन्स उसके नीचे म्यूकोजा, यानी म्यूकोजा के पीछे वाला जो एरिया होता है और इंटरनल स्फिंक्टर के बीच वाला स्पेस को हम सब म्यूकोजल स्पेस कहते हैं। यहाँ पे तीन टर्म हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार ये हमें नहीं समझ में आता कि इसका मतलब क्या है। प्री सैक्रल एंड पैरासैक्रल। तो हम प्री सैक्रल और पैरासैक्रल जो है सेजाइडल सेक्शन में पढ़ेंगे। अभी हमने जितना स्पेस पढ़ा वो सब यहाँ पे लिवेटरी मसल के नीचे और थोड़ा सा लिवेटरी मसल के ऊपर। अब हम पढ़ेंगे प्री सैक्रल। प्री मीन्स होता है पहले और सैक्रम मतलब सैक्रम आप जानते हैं। तो सैक्रम के आगे वाला जो स्पेस होगा वो होगा प्री सैक्रल स्पेस। तो यहाँ पे क्या है? हमारी सैक्रम, ये है सैक्रल रीजन। तो सैक्रल के आगे वाला ये वाला हिस्सा जो होगा सैक्रम के एंटीरियर और रेक्टम के बैक साइड पोस्टीरियर, ये वाला जो एरिया होगा वो आपका होगा प्री सैक्रल स्पेस। तो द स्पेस प्रेजेंट बिहाइंड द रेक्टम एंड anterior to the sacrum is called as presacral space. What is the parasacral? अब हमने जो मान लेते हैं आप इधर आइए बेटा, ये है इनका बैकबोन, मान लेते हैं ये है रीढ़ की हड्डी, यानी ये इनका सैक्रम है और मैं रेक्टम हूँ। तो इनके पीछे वाला हिस्सा और मेरे आगे वाला हिस्सा, यानी अगर मैं रेक्टम हूँ तो ये है सैक्रम, सैक्रम के एंटीरियर और रेक्टम के पोस्टीरियर, ये स्पेस होगा आपका प्री सैक्रम। अब पोस्ट सैक्रल क्या होगा? इसके साइड में, तो ये वाला हिस्सा और इसके इस साइड वाला हिस्सा। तो साइड वाले जो हिस्से होते हैं उसको पैरासैक्रल स्पेस कहते हैं। तो इसके आगे इस तरफ और इसके जस्ट बैक साइड में, चूंकि 2D में है तो हम आपको दिखा नहीं सकते, इसके आगे वाला और इसके बगल वाला जो होता है वो पैरासैक्रल स्पेस होता है। एक होता है रेक्टोवेसाइकल स्पेस। अब रेक्टोवेसाइकल स्पेस क्या होता है? यहाँ पे हम मेल जेनिटल ऑर्गन्स को शो कर रखे हैं। ये है यूरिनरी ब्लैडर, ये है आपका प्रोस्टेट। तो हम जानते हैं जब हम पेरेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, जब हम फिंगर एनल कैनाल में अंदर की तरफ करते हैं तो जो हमारी फिंगर की टिप होती है वो रेक्टम जब यहाँ पे पहुंचती है तो एनोरेक्टल जंक्शन के जस्ट ऊपर जैसे हम फील करते हैं हमें यहाँ पे प्रोस्टेट फील होती है। तो ये एरिया जो होता है वो ये वाला जो एरिया होता है वो आपका कहलाता है रेक्टोवेसाइकल स्पेस। तो रेक्टो मीन्स रेक्टम, वेसाइकल मीन्स यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर आप ले लीजिए। तो यहाँ पे इसके बीच, इन दोनों के बीच यानी पोस्टीरियर टू ब्लैडर एंड प्रोस्टेट, प्रोस्टेट और ब्लैडर के पीछे और रेक्टम के आगे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा क्या होगा? रेक्टोवेसाइकल स्पेस। यहाँ पे इस स्पेस में दो पार्ट और होते हैं। यहाँ पे एक फैशिया होती है, वो हम बहुत डीप चले जाएंगे, उसको मैं बाद में पढ़ा दूंगा। तो ये वाला जो हिस्सा आपका है, ये वाला हिस्सा, ये आपका कहलाएगा आपका रेक्टोवेसाइकल सिस्टम। इसकी बाउंड्री की बात करें तो ऊपर की तरफ देख रहे हैं क्या है? ये पेरिटोनियम। यहाँ पे रेक्टोवेसाइकल पाउच होता है, ये जो होता है इसको, इस एरिया को बोलते हैं रेक्टोवेसाइकल पाउच। जब कभी भी आपके एब्डोमेन में कोई समस्या डेवलप होती है, जो फ्लूइड का कलेक्शन होता है इंट्रा पेरिटोनियल रीजन में, तो यहाँ पे आपके फ्लूइड आगे इकट्ठा होता है। तो ये होता है रेक्टोवेसाइकल पाउच, ये पाउच है और ये रेक्टोवेसाइकल स्पेस है। ये थोड़ा पोटेंट स्पेस होता है। तो ऊपर की तरफ है आपका पेरिटोनियम, आगे की तरफ है यूरिनरी ब्लैडर एंड प्रोस्टेट,
पीछे की तरफ आपका इसके यहाँ इसके पीछे की तरफ आपका रेक्टम है। ठीक है, तो ये आपके सारे स्पेसेस हो गए। एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पेरिटोनियम मैंने यहाँ पे लिखा है। तो पेरिटोनियम क्या होती है, रेक्टम को कितना कवर करके रखती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। क्योंकि जब आप फिस्टुला का ट्रीटमेंट करेंगे, मैं आपको इसके बारे में बहुत डिटेल में बताऊंगा। अगर मान लेते हैं किसी भी फिस्टुला की इंटरनल ओपनिंग पोस्टीरियर साइड में, मान लेते हैं कि एनल वर्स से 12 सेंटीमीटर अंदर है, मतलब एक्सटर्नल ओपनिंग यहाँ पे है और इंटरनल ओपनिंग 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एनल वर्ज है, और यही एक केस एक्सटर्नल ओपनिंग एंटीरियर साइड में है और इसकी भी ओपनिंग अगर 12 सेंटीमीटर ऊपर है, तो इसका दोनों का मतलब क्या होता है, कौन से फिस्टुला को आप ट्रीट करोगे। पोस्टीरियर साइड में एनल कैनाल 4 सेंटीमीटर की और रेक्टम हमारा होता है 10 से 12 सेंटीमीटर। तो अगर टोटल देखा जाए तो लगभग 15 से 16 सेंटीमीटर एनल वर्स से रेक्टम की पूरी लेंथ होती है पीछे की साइड, बैक साइड में। यही सेम आगे भी होगी, लेकिन जो पेरिटोनियम होती है वो आगे की तरफ एंटीरियर साइड ऑफ द रेक्टम, वो लगभग अगर हम पूरी रेक्टम को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कई बार हम लोग गलतियां कर जाते हैं। मान लेते हैं एक पेशेंट आया है, ये हमारी रेक्टम है, ये पेरिनल स्किन है, ये एनल कैनाल हो गई यहाँ, ये रेक्टम हो गया। एक पेशेंट को फिस्टुला इन्होंने डायग्नोस हुआ और उसकी इंटरनल ओपनिंग जो थी यहाँ पे थी, एनल वर्ज से 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द एनल वर्ज। यही सेम पेशेंट आया, एक और पेशेंट आया, ये जो ओपनिंग थी वो पोस्टीरियर साइड में, ध्यान रखिएगा ये पोस्टीरियर है, और यही सेम 12 सेंटीमीटर पेशेंट को है एंटीरियर साइड में। तो इसमें जो पेशेंट है वो सबसे खतरनाक कौन है, मतलब कहने का मतलब है इसमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन किस में डेवलप होने वाला है, वो है इस वाले केस में। एंटीरियर साइड में अगर आपका फिस्टुला आता है और उसकी ओपनिंग अगर 8 सेंटीमीटर से ऊपर जा रही है अगर एंटीरियर साइड में, तो उस केस को कोशिश करिए कि रिफर टू हायर सेंटर। क्यों? क्योंकि अगर हम पूरी रेक्टम को 3 भाग में डिवाइड कर दें, अगर हम पूरी रेक्टम को 12 सेंटीमीटर मान लें, 4 सेंटीमीटर का ये, 4 सेंटीमीटर का ये और 4 सेंटीमीटर का ये, तो 4 सेंटीमीटर टोटल लेंथ ऑफ द रेक्टम यहाँ पे हम 12 सेंटीमीटर ले रहे हैं। तो 8 सेंटीमीटर आगे यहाँ तक टोटल इस एरिया तक पेरिटोनियम की कवरिंग होती है 8 सेंटीमीटर। यानी अगर एंटीरियर साइड में फिस्टुला ट्रैक 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द एनल वर्ज था, तो यानी उसकी ओपनिंग कहाँ पे है, पेरिटोनियम में भी हो सकती है, यानी परफोरेट कर चुका है वो पेट के अंदर, वो एब्डोमेन में जा चुका है। लेकिन पीछे की तरफ पेरिटोनियम जो होती है वो एक रत्ती भी नहीं होती है, मतलब पेरिटोनियम होती ही नहीं है, पूरी की पूरी एनल कैनाल पीछे की तरफ, सॉरी रेक्टम, वो पेरिटोनियम से डिवाइड हो, मतलब वो पेरिटोनियम होती नहीं है, पूरा का पूरा पोस्टीरियर साइड ऑफ द रेक्टम जो है वो पेरिटोनियम से कवर नहीं होता। लेकिन एंटीरियर साइड में लगभग 2/3 पार्ट वो पूरा कवर होता है। ये एंटीरियर साइड की बात बता रहा हूँ मैं। अगर हम लेटरल साइड की बात करें, यानी इसके इस तरफ और इसके उस तरफ, तो इसका जो 4 सेंटीमीटर वाला एरिया होता है वो भी पेरिटोनियम से कवर होता है। तो पीछे की तरफ पेरिटोनियम की बिल्कुल कोई कवरिंग नहीं है, आगे की तरफ अप टू 2/3 पार्ट कवर है और 1/3 नहीं कवर है। तो अगर यही एंटीरियर साइड में फिस्टुला है, इंटरनल ओपनिंग कहाँ पे है, अवे फ्रॉम एनल वर्ज से लगभग अगर 6 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, तब तो आप इसको फिस्टुला जैसे हम लोग ट्रीट करते हैं ट्रेडिशनल छाछ लाइगेट करिए। लेकिन अगर 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा है एंटीरियर साइड में, तो फिर इस पेशेंट को रिफर करिए, क्योंकि अगर यहाँ पे ओपनिंग हो गई तो इसका मतलब आपने पेरिटोनियम को परफोरेट कर दिया, और पेरिटोनियम परफोरेट होने का मतलब आप एब्डोमेन कैविटी में आ गए। तो मैं आपको इसका एमआरआई भी दिखाऊंगा, ऐसे बहुत सारे केस आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम बाद में डिस्कस करते हैं।